क्वेश्चन देखेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन। जब हम कोई सीलिंग फैन चल रहा है, फैन चल रहा है, फैन को स्विच ऑफ कर देते हैं तो रुक जाता है थोड़ी देर के बाद। क्यों? क्योंकि जैसे चलता है एयर रेजिस्टेंस इसको उल्टा डायरेक्शन में रोकने की कोशिश कर रहा है ना। एयर रेजिस्टेंस इज ए वेरी प्रोमिनेंट फोर्स। तो जैसे वो घूम रहा था, हवा उसको उल्टे तरफ धक्का देता था, वो रुक जाता है। मतलब अगर चलता रहता तो हवा धक्का नहीं देता क्या? हवा धक्का देता। उस धक्के को कवर करते हुए उसको आगे घूमना है ना। सो देयर इज ए retarding torque always which is opposing the motion, but by supply of electrical energy we are moving it with a constant speed, है ना। अच्छा, तो क्वेश्चन ऐसा रहा, a ceiling fan is rotating at 1500 RPM. It experiences a retarding torque of 20 Newton meter. Find the electrical power or power required to keep it running. उसको चलाए रखने के लिए क्या पावर की जरूरत है? ठीक है, चलाए रखने के लिए क्या पावर की जरूरत है? तो चलाए रखने के लिए मतलब वही 1500 आरपीएम में चलाने के लिए, लेकिन उसके ऊपर तो एक रिटार्डिंग टॉर्क आ रहा है जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। कोई बॉडी एनालॉगसली सोचो, हाँ, कोई बॉडी v वेलोसिटी में जा रहा है, उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है। मानो कोई बॉडी 5 मीटर पर सेकंड में जा रहा है, उसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स है 20 न्यूटन का। उसको 5 मीटर पर सेकंड में चलाए रखने के लिए हमें कुछ पावर देना पड़ेगा। कितना पावर देंगे? 5 मीटर पर सेकंड में चलाए रखने के लिए अगर छोड़ देंगे तो इस फोर्स के कारण धीरे धीरे रुक जाएगा। उसको चलाए रखना है मतलब हमें एक फोर्स लगाना है जो इस फोर्स को कैंसिल कर देगा, तो फिर ये कांस्टेंट वेलोसिटी में चलेगा। तो मुझे 20 न्यूटन का फोर्स देना है, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी में चलेगा। तो मुझे अगर 20 न्यूटन फोर्स देना है और बॉडी को 5 मीटर पर सेकंड में मूव करवाना है तो मुझे कितना पावर देना पड़ेगा? FV 20 into 5 that is 100 वाट। अनलोसली सोचो, हमें 100 वाट पावर देना पड़ेगा। नाउ गो बैक टू दिस क्वेश्चन। तो टू सॉल्यूशन ऐसे रहेगा, टू कीप इट मूविंग the external torque required must be equal to and opposite to the retarding torque. रिटार्डिंग टॉर्क मतलब जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, कौन? 20 न्यूटन को मीटर। सो एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड कितना? इज इक्वल टू 20 न्यूटन मीटर। ठीक है। सो व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड? पावर इज टाउ इनटू ओमेगा। ओमेगा क्या है? कितना रेडियन पर सेकंड में घूम रहा है? ये दिया है 1500 आरपीएम। Now what is omega here? Omega is 1500 rpm। अगर कोई चीज n rpm में घूम रहा है, n revolutions per minute, तो 1 मिनट में कितने बार घुमा? n बार। कितना एंगल घूम गया? 2 पाई n। कितना समय में घुमा ये घूम गया ये 1 मिनट में, तो 1 सेकंड में कितना घूमेगा? बाय 60 दिस मच रेडियन पर सेकेंड।
तो आंसर क्या बन गया, T 2/60 और 2 पाई n टाउ बाय 60, सबका वैल्यू हो तो 2 पाई तो 2 पाई है, n इज 1500 आरपीएम, टाउ हो गया 20 न्यूटन मीटर बाय 60, सिंप्लीफाई करो, जितना मिला उतना वाट, this much wattage of power is required to keep it moving with constant angular velocity, to keep it moving with constant angular velocity। ठीक है, चलिए ये सारा चीज हम लोग देख लिए। हम लोग वर्क एनर्जी पावर की बात कर रहे थे, इसमें वर्क वाज सो सिंपल, वी हैव सीन। और एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। और बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन। काइनेटिक एनर्जी, कोई चीज घूम रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी पता करना है, ठीक है। कोई चीज घूम रहा है किसी एक्सिस में, उसका काइनेटिक एनर्जी पता करना है। वैसे काइनेटिक एनर्जी कभी रोटेशनल और लीनियर नहीं होता है, हम उसको नाम देते हैं, सेम चीज होता है, एनर्जी तो एनर्जी है। थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज हम कहेंगे ये कोई एक बॉडी है और ये इस एक्सिस में घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में घूम रहा है। इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस। तो देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी है ना, तो इसका हर एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और जोड़ देंगे। मान लें कि हम यहाँ पर एक छोटा सा पार्टिकल लेते हैं m1 और वो पार्टिकल यहाँ से कितना दूर पे है, से x1 दूर पे कोई पार्टिकल था जिसका मास था m1 है ना। तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा, क्या होगा v1 क्या होगा, इट इज रोटेटिंग अराउंड दिस एक्सिस, अराउंड O इट इज रोटेटिंग, तो इसका लीनियर वेलोसिटी क्या होगा, ओमेगा r है ना। तो हम कहेंगे considering any particle in the body at a distance x1, any particle m1 in the body at a distance x1 from axis, v1 velocity of पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है भाई, इट इज ओमेगा इंटू x1, क्योंकि ओमेगा में घूम रहा था। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ये छोटा सा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ m1 v स्क्वायर और v1 स्क्वायर डालो तो हाफ m1 ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं हाफ ओमेगा स्क्वायर विद इन ब्रैकेट m1 स्क्वायर m1 x1 स्क्वायर। ये हुआ एक पार्टिकल का। ऐसे सारा पार्टिकल का निकालेंगे तो जोड़ देंगे तो विल गेट द टोटल काइनेटिक एनर्जी। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा भाई, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इट इज अब ये हर एक पार्टिकल का भी अलग अलग है क्योंकि डिस्टेंस एक्सिस से अलग अलग है, लेकिन हर एक पार्टिकल का ओमेगा बराबर है। तो सारा पार्टिकल का निकाल के जोड़ेंगे, तो सारा पार्टिकल के लिए हाफ ओमेगा स्क्वायर विल बी द सेम। m1 के लिए m1 x1 स्क्वायर, m2 के लिए m2 x2 स्क्वायर जोड़ेंगे, m1 x1 स्क्वायर m2 x2 स्क्वायर, go on adding them and what you find, it is half omega square into summation of mi xi square। और what does this represent, moment of inertia of the particle about the axis, so it is half I omega square। So क्या कंक्लूजन मिला, अगर फॉर ए बॉडी इन प्योर रोटेशन, सिर्फ रोटेशन हो रहा है उसका, प्योर रोटेशन, फॉर ए बॉडी
in pure rotation considering any particle m1 in the body at any distance x1 from axis, velocity is omega x1, kinetic energy is this, सबका kinetic energy जोड़ दो, you will get the total kinetic energy which is coming out to be half I omega square। हम सीधे सीधे एनालॉजी से भी कर सकते थे। ट्रांसलेटरी मोशन में काइनेटिक एनर्जी था हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेटरी मोशन में एम के जगह रहता है आई, वी के जगह रहता है ओमेगा। ऐसे भी समझ सकते थे, हम ऐसे भी बता सकते थे, बट आई थॉट कि आई शुड एक्सप्लेन व्हाई इट इज हैपनिंग। तो हम देखे जो चीजें अभी हम देखे उसको अभी हम नोट करेंगे। तो क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर 1, फॉर ए बॉडी इन प्योर रोटेशन, सिर्फ रोटेशन हो रहा है, द काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज हम कहेंगे ये कोई एक डंडा है, ये क्या कर रहा है, एक एक्सिस में घूम रहा है, ओमेगा एंगुलर स्पीड में, मास इसका m है, लेंथ इसका l है। तो एग्जांपल पे कहेंगे काइनेटिक एनर्जी, ये प्योर रोटेशनल मोशन है, सिर्फ घूम रहा है, तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ बार इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई कितना है? डंडे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, वो सबको मालूम है, ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, सो इट इज ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 6। तो कोई भी बॉडी अगर प्योर रोटेशनल मोशन में है, we can find out the kinetic energy associated with this। कोई बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी हम आसानी से निकाल सकते हैं। लीनियर मोशन में वो तो फॉर्मूला मालूम है, हाफ एम वी स्क्वायर, वो तो फॉर्मूला हमें मालूम है, ठीक है। दूसरा, अगर कोई बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में हमें मालूम है, कोई बॉडी रोलिंग मोशन में, फॉर ए बॉडी इन प्योर रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग मोशन कब कहते हैं? when v is equal to omega वाला फंडा। फॉर ए बॉडी इन प्योर रोलिंग मोशन हम कहेंगे ये हो गया उसका कोई बॉडी जो रोल कर रहा है, v वेलोसिटी में घूम रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में, कैन बी कंसीडर्ड एज ए प्योर ट्रांसलेटरी मोशन एंड ए प्योर रोटेशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास। हम कहेंगे कि बॉडी सिर्फ घूम रहा है, सिर्फ चल रहा है, दोनों को जोड़ दो रोलिंग मोशन मिलता है। तो ये कहेंगे रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग के समय का काइनेटिक एनर्जी हो गया के ई रोलिंग। ये क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू लीनियर मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन। दोनों का काइनेटिक एनर्जी को जोड़ दो, आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है ना। ये घूमते घूमते आगे जा रहा है और ये सिर्फ आगे जा रहा है, ये सिर्फ घूम रहा है, ठीक है। अगर ये चीज समझ में आ गया, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग लिख चुके हो या स्क्रीनशॉट ले चुके हो। अब मैं अपना आगे बढ़ाऊंगा। तो इसमें हम देखेंगे कि हमें क्या पता चल गया, के ई रोलिंग इज इक्वल टू के ई लीनियर प्लस के ई रोटेशनल। तो कंटिन्यू करते हैं, के ई इन केस ऑफ रोलिंग मोशन इज, लीनियर मोशन के लिए क्या काइनेटिक एनर्जी होता है? वो तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना। और ये जो रोटेशन हो रहा है, रोटेशन के चलते क्या होता है? होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इससे भी आपका काम निकल जाएगा। कोई भी बॉडी रोल कर रहा है, यू कैन फाइंड आउट दिस लाइक दिस, बट आई वांट यू टू रिमेंबर इन ए लिटिल डिफरेंट वे। चलो इसको थोड़ा सजा के लिखते हैं। मैं जबरदस्ती इसमें से हाफ एम वी स्क्वायर बाहर लेना चाहता हूं, जबरदस्ती कॉमन ले लिया, तो क्या रहेगा? 1 प्लस हाफ तो चला गया, आई ओमेगा स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर
अच्छा ऐसा है, चलो ठीक है, इसको और थोड़ा सा जाके लिखते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस आई, तो आई है, ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा स्क्वायर है, एम वी स्क्वायर को लिख सकते हैं क्योंकि रोलिंग मोशन है ना, तो वी इक्वल टू ओमेगा है। हमें तो मालूम है कि रोलिंग मोशन में वी इक्वल टू ओमेगा होता है, तो ये हो गया हाफ ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या मिला, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। और आपको याद होगा ये टर्म को हम लोग पहले से डिफाइन कर चुके हैं, टेकिंग बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। ये बीटा देखो ये बहुत बार बार आएगा, रोलिंग मोशन में एक बीटा टर्म आता है, उसका कोई नाम नहीं है, कोई नाम नहीं है, बस ऐसा एक टर्म आता है, उसको हम बीटा नाम देते हैं। We have no name for बीटा। बीटा को क्या कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। I have defined a term like this, I call it बीटा। तो रोलिंग मोशन जब भी देखोगे वो बहुत सारे रंग रूप में बीटा आके खड़ा हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। जैसे लास्ट क्लास हम लोग देखे थे, कोई स्फीयर को कितना हाइट में धक्का देना है, बीटा, ऐसे करें बीटा बहुत जगह आ जाता है। ये बीटा क्या है बताओ, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम आई का वैल्यू कहेंगे कि मान लो कि कोई सॉलिड स्फीयर है 2/5 एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, ये ना मास के ऊपर डिपेंड करता है ना रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, ये ना मास के ऊपर डिपेंड करता है ना रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ओनली ऑन शेप ऑफ द बॉडी, कौन सा शेप का बॉडी है, एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, कौन सा एक्सिस में निकालना चाहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है बीटा। कहने का मतलब है बीटा एक बड़ा सॉलिड स्फीयर के लिए ज्यादा होगा कि छोटा सॉलिड स्फीयर के लिए ज्यादा होगा, अबाउट द डायमीटर, बड़ा सॉलिड स्फीयर के लिए ज्यादा होगा कि छोटा सॉलिड स्फीयर के लिए ज्यादा होगा। अरे दोनों ही केस में ये 2/5 एम आर स्क्वायर होगा, कैंसिल हो जाएगा, चाहे बड़ा सॉलिड स्फीयर हो छोटा सॉलिड स्फीयर हो, बीटा इज 7/5। कौन डिसाइड किया, सॉलिड स्फीयर है और डायमीट्रियल एक्सिस में निकाल रहे हैं, सो शेप कैसा है बॉडी का और कौन सा एक्सिस में निकाल रहे हैं, ये दो चीज मिलकर डिसाइड करते हैं बीटा कितना होगा। सो फॉर ए बड़ा सॉलिड स्फीयर इट इज 7/5, फॉर ए छोटा सॉलिड स्फीयर आल्सो इट इज 7/5। समझ में आ रहा है। सो बीटा किसके ऊपर डिपेंड करता है, बीटा डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द बॉडी एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। और कोई बॉडी रोलिंग मोशन में है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर बीटा। सो हम कहेंगे फॉर ए बॉडी इन प्योर रोलिंग मोशन 10 for a body in pure rolling motion, कोई बॉडी अगर प्योर रोलिंग मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी क्या कहेंगे, हम कहेंगे हाफ एम वी स्क्वायर बीटा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, ये जो बीटा है कितना होगा, 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर होता है। सपोज हम कहेंगे कोई भी एक सॉलिड स्फीयर के लिए बीटा कितना है, चाहे सॉलिड स्फीयर का मास कितना हो रेडियस कितना हो, आई इज इक्वल टू सॉलिड स्फीयर के लिए आई होता है 2/5 एम आर स्क्वायर अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस। कोई चीज अगर रोल कर रहा है तो आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस, आई प्लस 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, तो कितना हो गया 2/5 एम आर स्क्वायर, कैंसिल हो गया, मिला 7/5। फॉर ए सॉलिड स्फीयर इट इज 7/5, फॉर हॉलो स्फीयर I is equal to 2/3 एम आर स्क्वायर, जोड़ दो मिलेगा 5/3 एम आर स्क्वायर, तो 5/3 ओनली इज द वैल्यू ऑफ बीटा, एम आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, सो बीटा इज 5/3। फॉर ए डिस्क बीटा कितना है, आई की जगह हाफ एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर फिर से कैंसिल हो गया 3/2। ऐसे कोई भी बॉडी के लिए आप बीटा निकाल सकते हो, अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग बीटा होता है। नाउ तो हमें देखे कि कोई भी बॉडी अगर रोल कर रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर बीटा। तो लिखेंगे जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, इफ
a sphere, solid sphere, if a solid sphere of mass m rolls with speed beta, speed v, find kinetic energy। कोई बॉल सॉलिड स्फीयर रोल कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो सॉल्यूशन तो सिंपल है। अगर वो रोल नहीं करता, सिर्फ स्लाइड करके जाता, हाफ एम स्क्वायर होता, लेकिन अब तो घूम रहा है मतलब आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग रोलिंग मोशन इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर इनटू बीटा फॉर सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के लिए बीटा क्या था? 7/5। सो दिस कम्स आउट टू बी 7/10 mv²। कोई सॉलिड स्फीयर रोल कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 7/10 mv²। बीटा बड़ी काम की चीज है, ठीक है। हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल करेंगे, मैं खाली समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं जो बता रहा हूं उसको जस्टिफाई करते हुए आगे जा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा आपको लोड आएगा, थोड़ा समझ लो, क्योंकि अभी हम क्या किए, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए व्हाट वी डिड, वी फाउंड द लीनियर काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दोनों को जोड़ दिए, टोटल काइनेटिक एनर्जी मिला। आप ऐसे भी जानते हो कि अगर कोई बॉडी रोल कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में, it is as good as undergoing a pure rotational motion about an axis passing through O। हम कहेंगे ये बॉडी इसमें भी घूम रहा है। तो अगर कोई रोलिंग बॉडी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग दिस रोलिंग मोशन क्या हो गया, या तो आप पहला वाला तरीके से निकालो या फिर कहो हाफ, क्योंकि ये तो प्योर रोटेशनल मोशन हो गया ना, तो हम कहेंगे हाफ आई अबाउट ओ इनटू ओमेगा स्क्वायर। चलिए कोई सॉलिड स्फीयर के लिए निकालते हैं। सॉलिड स्फीयर के लिए फॉर ए सॉलिड स्फीयर आई ओ कितना होगा सोचो तो, ये होगा हाफ आई ओ। सॉलिड स्फीयर है, रोल कर रहा है, इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इस एक्सिस में हमें मालूम है कितना 2/5 mr², तो आई ओ क्या होगा, जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्जांपल में कहेंगे फॉर सॉलिड स्फीयर। मैं बस दिखाना चाहता हूं कि ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, दोनों बराबर चीज निकलेंगे। फॉर सॉलिड स्फीयर आई ओ क्या है, इट इज 2/5 mr², दैट इज आईसीएम। कौन सा थ्योरम लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इस एक्सिस में होता है 2/5 mr², इस एक्सिस में क्या होगा प्लस mr², हो गया आई ओ, ठीक है। तो फिर चलो निकालते हैं रोलिंग काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग रोलिंग मोशन इज कमिंग आउट टू बी हाफ आई ओ, दैट इज, ये दोनों मिलके कितना हुआ 7/5 mr² इनटू ओमेगा स्क्वायर, तो कितना हो गया 7/10 mr² ओमेगा स्क्वायर। आपको तो मालूम है कि v इक्वल टू r ओमेगा है ना, तो ये कितना हो गया, देखो वही बात आ गई। So it is all your interpretation. How you consider the rolling motion as a superposition of translatory and rotatory motion about the center of mass, or a pure rotation about an axis passing through the lowest point perpendicular to the plane of rotation. तो कोई बॉडी अगर रोलिंग मोशन में है, हम उसका काइनेटिक एनर्जी ऐसे निकाल सकते हैं। खैर, अब ये जो डिस्कशन हम लोग किए रोलिंग मोशन के बारे में, उसका काइनेटिक एनर्जी के बारे में, उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकाल लेते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस बार बार आते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। आई विल ट्राई टू ओमिट ऑल दीस थिंग्स एंड प्रोसीड। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फॉर ए रोलिंग बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। द लीनियर काइनेटिक एनर्जी होता है कितना, लीनियर काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²।
इसके पास रोटेशन के चलते काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। टोटल काइनेटिक एनर्जी और रोलिंग काइनेटिक एनर्जी होता है कितना, हाफ एम वी स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो व्हाट इज द रेशियो, आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी लीनियर, ये अक्सर पूछते हैं इसलिए लिखा रहा हूं, लीनियर काइनेटिक एनर्जी बाय रोलिंग काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी लीनियर हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर बीटा, इट इज 1 बाय बीटा। तो पूछेंगे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, 1 बाय बीटा फ्रैक्शन। कोई बॉडी रोल कर रहा है विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 100 जूल्स, उसके पास लीनियर काइनेटिक एनर्जी कितना है, 100 इंटू 1 बाय बीटा। डिपेंड करता है कि बॉडी कौन सा है, रिंग है, डिस्क है, सिलेंडर है, हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, क्या है कि नहीं। दूसरा हुआ कि हम जानते हैं कि जो हमारा लीनियर काइनेटिक एनर्जी है प्लस जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ये दोनों मिलके रोलिंग काइनेटिक एनर्जी होते हैं। अब ये रोलिंग काइनेटिक एनर्जी को इधर लाके डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा, के ई लीनियर बाय के ई रोलिंग इज इक्वल टू प्लस के ई रोटेशनल बाय के ई रोलिंग इज इक्वल टू, इसको लाके डिवाइड कर दिए तो रह गया 1, और ये क्या था 1 बाय बीटा, ये क्या था 1 बाय बीटा। अब ये भी निकाल, तो हम क्या कहेंगे, द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, कहोगे 1 माइनस 1 बाय बीटा, दैट इज बीटा माइनस 1 बाय बीटा। स्कूल वाले ये सब क्वेश्चन को बड़े मजे लेके डालते हैं और सारा एंट्रेंसेस में डालते हैं ये क्वेश्चंस। While I am solving the question, I will be explaining how this question has come in different entrances. ठीक है, ये होगी हमारा रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी। मैं ट्रांसरोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में नहीं बताया। कोई बॉडी घूम रहा है, घूमते घूमते आगे जा रहा है, रोल कर रहा नहीं, रोल नहीं भी कर सकता, उस केस में भी तरीका वही है, हाफ एम वी स्क्वायर निकालो, हाफ ओमेगा स्क्वायर निकालो, जिसमें वी इक्वल टू ओमेगा आर नहीं है, क्योंकि रोलिंग करेगा तब ना वी इक्वल टू ओमेगा आर है, वी इक्वल टू ओमेगा आर नहीं है, तब भी आप दोनों का एनर्जी को निकालो और जोड़ दो, तो मिल जाएगा आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एंड देयर आर सम स्पेशल टेक्निक्स फॉर इट, शैल सी लेटर। तो ये हमें सारा फॉर्मूला अभी याद रह गया। चलिए अब कुछ क्वेश्चन में आप लोगों को दूंगा करने के लिए और आप लोग उसको करोगे। तो मैं चाहूंगा कि आप सारा फॉर्मूला को लिख लो। आज की फॉर्मूले तो इतने ही थे, ठीक है, इतने ही फॉर्मूले थे, इसको सारे को लिख लो। कोई चाहता है कि ये वाला पार्ट को फिर से समझा दें। हम बात कर रहे थे कि कोई बॉडी अगर रोल कर रहा है तो हम कहेंगे उसके पास एक रोटेशनल मोशन भी है अबाउट द सेंटर ऑफ मास, एक ट्रांसलेशन है सेंटर ऑफ मास का, तो हम कहेंगे इसके पास ट्रांसलेशन है, रोटेशन है ना, ये दोनों मोशन है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन के चलते उसके पास क्या काइनेटिक एनर्जी होगा, कोई चीज अगर मास m v वेलोसिटी में जा रहा है हाफ एम वी स्क्वायर, सिर्फ रोटेशन के लिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसमें जो हमारा आई है कौन सा एक्सिस में, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, इसमें आई क्या है, आई इज एम आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास में ये हो रहा है। ठीक है, पर रोलिंग काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ के हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे वी स्क्वायर बीटा। तो अभी आगे इसी से ही कुछ कंक्लूजन्स निकालें, क्योंकि एग्जाम में करने के लिए आसान होगा। जब कोई बॉडी रोल कर रहा है उसका टोटल रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का कितना हिस्सा लीनियर है, मतलब लीनियर काइनेटिक एनर्जी बाय रोलिंग काइनेटिक एनर्जी कितना होता है। ये हाफ एम वी स्क्वायर है, ये हाफ एम वी स्क्वायर बीटा है, तो 1 बाय बीटा, समझ में तो आ गया। और हमें ये भी मालूम है कि उसके पास जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी है, जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, दोनों मिलकर रोलिंग काइनेटिक एनर्जी बनते हैं। ये के रोल को इधर डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा, के लीनियर बाय के रोल,
प्लस के रोटेशनल बाई के रोल इज इक्वल टू 1। के लीनियर बाई के रोल का वैल्यू तो 1 बाई बीटा है, ये चीज निकाल चुके अभी अभी, बीटा है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, ये 1 बाई बीटा को उधर ले लिए, 1 माइनस 1 बाई बीटा। समझ में आया? तो फिर रोटेशनल पूरा काइनेटिक एनर्जी का कितना हिस्सा रोटेशनल एनर्जी है, इट इज बीटा माइनस 1 बाई बीटा। और कोई भी बॉडी के लिए बीटा निकालना आपको आता है, क्या है बीटा, बीटा इज 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। बॉडी छोटा हो बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका शेप कैसा है, कौन सा एक्सिस में घूम रहा है, दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ बीटा। ठीक है, चलिए अब हम ये सब क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या, ए सॉलिड स्फीयर, सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉलिड स्फीयर क्यों देंगे, ए डिश, सॉलिड स्फीयर बहुत कर लिए, ए डिश is a disk of mass 4 kg is rolling with a speed of 10 meter per second. Find kinetic energy of disk। आप लोग इसको करोगे। क्वेश्चन नंबर 2, when a hollow sphere is rolling with total kinetic energy 150 joules, find the linear kinetic energy associated with it। दो क्वेश्चन हो गया, ठीक है, एसोसिएटेड विथ इट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 3, for a rolling body it was found that the linear kinetic energy is same as the rotational kinetic energy। rotational kinetic energy, what may be shape of the body, बॉडी का शेप क्या हो सकता है, ऑप्शन दिया है, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, रिंग, नन ऑफ दिस। क्या होगा आपको बताना है, तो ये सारा क्वेश्चन को आपको बताना। दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है। करिए, let us see the solution। Solutions are so simple। A disk of mass 4 kg is rolling with a speed of 10 meter per second। Find kinetic energy of the disk। अरे रोलिंग मोशन है भैया, रोलिंग मोशन है तो बीटा सबको मालूम है, 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। ये आप पूरा याद रखो भगवान के नाम की तरह, 1 प्लस आई, क्योंकि आगे हर जगह बीटा ही बीटा छा जाएगा। बीटा इज 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। और ये हो गया कितना, कौन सा चीज है, डिस्क है, और आई कितना है, हाफ एम आर स्क्वायर। क्योंकि आई है हाफ एम आर स्क्वायर तो हम कहेंगे इट इज कमिंग आउट टू बी 3/2। तो
रोलिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो जाता है? ये हो जाता है हाफ एम वी स्क्वायर बीटा। हाफ एम तो दिया गया है, भी दिया गया है, और क्या रखा है? बीटा इज 3/2। तो मिलके क्या हो गया? 2 2 कैंसिल हो गया 4 के साथ, ये हो गया 300 जूल्स। कितना सिंपल है, सिर्फ स्कूल वाले ही ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते, कोई दूसरा नहीं पूछेगा। When a hollow sphere is rolling with total kinetic energy 150 joule, what is the linear kinetic energy associated with it? इसका linear kinetic energy कितना है? हमें तो मालूम है कि जो linear kinetic energy है that is given by half mv square, और जो rolling kinetic energy है that is given by कितना? it is half mv square बीटा, है ना? डिवाइड कर दो, क्या मिला? मिला ये कि लीनियर काइनेटिक एनर्जी बाय रोलिंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/बीटा। और किसकी बात चल रहा था? हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर के लिए हम कहेंगे, हॉलो स्फीयर के लिए फॉर हॉलो स्फीयर बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2/3 mr स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 5/3। कैसे निकालते हैं सबको मालूम है। तो हम क्या कहेंगे? तो इस इक्वेशन से क्या मिला? मिला कि जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी है वो लीनियर काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू बीटा टाइम्स सॉरी रोलिंग काइनेटिक एनर्जी बाय बीटा। रोलिंग काइनेटिक एनर्जी क्या दिया है? इज रोलिंग विथ टोटल काइनेटिक एनर्जी 150 जूल, सो इट इज 150 बाय बीटा। और बीटा कितना था? 5/3, सो 3/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना मिलेगा? 30 × 3 90 जूल्स। सो इसका लीनियर काइनेटिक एनर्जी कितना है? 90 जूल्स। कोई पूछेगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना है? अगर टोटल है 150, लीनियर हो गया 90, बाकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 150 - 90 दैट इज 60 जूल्स। ठीक है, तो 60 जूल हो गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन पूछा है यहाँ पर लीनियर काइनेटिक एनर्जी, तो बता दिए 90 जूल्स हो गया। फॉर ए रोलिंग बॉडी इट वाज फाउंड दैट द लीनियर काइनेटिक एनर्जी सेम एज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसके सॉल्यूशन देखो तो दिया है लीनियर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ i ओमेगा स्क्वायर, ऐसा दिया है। और ये बॉडी रोल कर रहा है, तो आप जानते हो कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर है। तो हाफ दैट इज हाफ तो कट गया, m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू i ओमेगा स्क्वायर, क्या मिल गया? i इज इक्वल टू mr स्क्वायर। कौन से केस में होता है? इट इज द केस ऑफ ए रिंग, सो इट इज ए रिंग। इट इज ए रिंग जिसमें लीनियर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 4। Two similar bars are rotating with same angular velocity. As shown below. क्या दिया है? एक ऐसे घूम रहा है, ये सिमिलर बार है, इसका जितना मास लेंथ है दूसरे का भी वही है, और दूसरा का क्या है? वो ऐसे घूम रहा है। फाइंड रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज। ये हो गया केस 1, ये हो गया केस 2।
रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है। कितना सिंपल है, अरे बाप रे, बहुत सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, when a solid sphere slides with speed v, its kinetic energy is 20 joule. If it rolls with same speed, what will be kinetic energy? कितना सिंपल है, कितना होगा काइनेटिक एनर्जी, ऐसे पूछा है ना। क्वेश्चन नंबर 6, कुछ सिंपल क्वेश्चंस कर लेने से आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, देखो ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई में आया था। इसमें क्या रखा है, a solid sphere rolls down from a at position B, find what fraction of its total kinetic energy is rotational। इसका काइनेटिक एनर्जी का कितना फ्रैक्शन रोटेशनल है। 3 क्वेश्चन फिर से दे दिए आपको करने के लिए। कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये पहला केस में, इन द फर्स्ट केस में I1 कितना है mL²/3 और सेकेंड केस में I2 कितना है mL²/12। ठीक है, ठीक है। अब हम कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इन द फर्स्ट केस बाय काइनेटिक एनर्जी इन द सेकेंड केस, व्हाट यू सी, इज इट ए ट्रांसलेटरी मोशन? नो, इट इज ए रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, इट्स ए प्योर रोटेशनल मोशन। तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला, हाफ I1 ओमेगा स्क्वायर, दूसरे केस में हाफ I2 ओमेगा स्क्वायर। बस आपको पहचान लेना है कि ये लीनियर मोशन है कि रोटेशनल मोशन है कि ट्रांस रोटेशनल है। इट इज I1 बाई I2 करो तो ये आ जाएगा I1 हो गया mL²/3, ये हो गया mL²/12, तो इट इज बिकमिंग 12/3 एंड दैट इज 4। द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज इज इक्वल टू 4। मतलब इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसका 4 गुना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, जब कोई सॉलिड स्फीयर स्लाइड करता है विद वेलोसिटी v, स्लाइड करता है मतलब उसके पास लीनियर काइनेटिक एनर्जी है। लीनियर काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv², बट दैट इज गिवन कितना 20 जूल्स। अगर वो v स्पीड में रोल करेगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा रोलिंग के लिए, यू नो इट इज हाफ mv² बीटा, नहीं? और अभी तो हम लोग स्मार्ट हो चुके हैं। क्या सॉलिड स्फीयर की बात चल रहा था, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के लिए बीटा क्या होता है, बीटा कितना होता है 7/5। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग लिस्ट में लिखे थे बीटा फॉर सॉलिड स्फीयर इज 7/5, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 20 ×
7/5, it is coming out to be 28 joules। तो कितना हो जाएगा 28 जूल्स। बीटा क्या है? बीटा फॉर सॉलिड स्फीयर होता है 7/5, यह हमें मालूम है। ये क्वेश्चन जेई में आया था, देखो इसमें क्या रखा है। हाँ, जब पहले ना जेई का स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ करता था, उसमें आया था। सब बच्चे सोचे यहाँ से आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं, कुछ ना कुछ तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी रहेगा। देयर मस्ट बी सम लीनियर काइनेटिक एनर्जी। पूछ रहा है टोटल काइनेटिक एनर्जी का कितना हिस्सा रोटेशनल है, मतलब कोई रोलिंग बॉडी है, आपको पूछा गया है फॉर ए रोलिंग बॉडी व्हाट इज द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी और रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। क्या फॉर्मूला होता था? इट वाज कमिंग आउट टू बी बीटा माइनस 1/बीटा। क्या ये चीज सॉलिड स्फीयर है, मतलब बीटा कितना है 7/5, 7/5 माइनस 1/7/5 हो गया कितना? ये 2/5, 7/5 आंसर हो गया 2/7। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी का इतना हिस्सा क्या है? रोलिंग काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अब थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल में जाते हैं। कोऑपरेट करो, मैं आज फोटो नहीं भेज रहा हूँ, आप लोग सारे का वीडियो तो देख लोगे और नोट बना लोगे, इसलिए नहीं भेज रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप हमारे साथ हो तो बढ़िया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कोई बार ऐसा पोजीशन में था, कोई मास m लेंथ l का बार है, इस पोजीशन में था। ठीक है, इस पोजीशन में था तो ठीक है, इसको बांध दिए थे इसे। अगर ये थ्रेड को हम यहां से काट देते हैं तो ये गिरेगा, गिर के आके ऐसा पोजीशन में आएगा। जब वो ऐसा पोजीशन में आएगा, पूछा है कि ये एंड मूव कर रहा होगा, ये मूव कर रहा होगा। पूछा है बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन द बार, वेलोसिटी ऑफ दिस फ्री एंड व्हेन द बार बिकम्स वर्टिकल। The uniform bar was released from horizontal position. horizontal position, ये यूनिफॉर्म बार को horizontal position से रिलीज कर दिए। फाइंड velocity of free end, velocity of free end when bar becomes vertical। जब तक ये बार वर्टिकल हो जाएगा, फ्री एंड का वेलोसिटी क्या होगा? You are asked to calculate what will be the velocity of the free end। चलिए करते हैं, मिल के करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को पहले ट्रांसलेटरी मोशन में देखते हैं। अगर ये ऐसा नहीं होता, केस कुछ ऐसा होता तो हम क्या करते? अगर केस ऐसा होता, ये थ्रेड है जिसका मास नहीं है, यहाँ पर कोई एक मास लगा है, इस मास को यहाँ पर बांध दिया गया था, अब यहाँ से इसको काटे तो छोड़ दिए, गिरेगा। जब वो आके यहाँ पे पहुंचेगा उसका वेलोसिटी कितना होगा, ये पूछा है। ठीक है, ये पूछा है कि क्या होगा उसका वेलोसिटी। क्या करते इस केस में? अरे ये मास, इसका तो कोई मास नहीं था, ये यहाँ से यहाँ तक आया, कितना नीचे आया? L नीचे आया, तो हम कहेंगे जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा दैट विल इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या वेलोसिटी v है, तो हम कहेंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना नीचे आया? L नीचे आया, mgl, तो v मिल गया √2gl। कितना सिंपल था, नहीं? हाँ, लेकिन बात है यहाँ पर कुछ अलग है। ये केस में क्या करेंगे हम लोग? इस केस में भी कुछ ऐसे ही करेंगे। चलो इस पोजीशन को A मानते हैं, ये पोजीशन को B मानते हैं। सॉल्यूशन में देखेंगे।
फॉर ए टू बी मोशन। अब ये यहां से गिरेगा तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगा, और जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा। अब इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कौन सा काइनेटिक एनर्जी है? लीनियर कि रोटेशनल कि रोलिंग? कौन सा काइनेटिक एनर्जी है? जब वो गिरेगा ऐसे, यहाँ पर क्या काइनेटिक एनर्जी होगा? लीनियर कि रोटेशनल कि रोलिंग? अरे कौन सा होगा भाई? यहाँ पर बताओ। प्योरली रोटेशनल होगा, एक एक्सिस में घूम रहा है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। तो हम कहेंगे गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा ठीक है। अब यहां पर जब पहुंचेगा उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा मालूम नहीं है। वी अस्यूम द एंगुलर वेलोसिटी टू बी ओमेगा। अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो उसके पास कुछ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। कितना है वो? हाफ पाई ओमेगा स्क्वायर। पहले तो कुछ नहीं था, कुछ भी काइनेटिक एनर्जी नहीं था, रेस्ट में था, यहां पर आते आते घूम रहा है तो है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ? mgh। सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया? सेंटर ऑफ मास हैज कम डाउन फ्रॉम हियर टू हियर। कितना नीचे? L/2। इट हैज कम डाउन बाय L/2, सो यू कॉल इट L/2। ओ ये बात है, चलो ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। बट ये आई क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका? इस बार का। कौन सा एक्सिस में? अबाउट दिस एक्सिस। About this axis, you know the moment of inertia. It is ml square by 3. It is rotating about this axis. So half ml square by 3 omega square is equal to mgl by 2. मिल गया क्या ओमेगा? हाँ सर मिल गया। कैसे मिला? 3g by 12. So omega is coming root over 3g by 12. ओमेगा मिल गया सर, हमें तो भी चाहिए था। और एक क्या बड़ी चीज है, ये पॉइंट 3 जो है एक सर्कुलर पाथ में जा रहा है, जिस सर्कुलर पाथ का रेडियस L है और उसका एंगुलर वेलोसिटी मालूम है। लीनियर वेलोसिटी नहीं निकाल सकते क्या? हाँ, तो v द वेलोसिटी ऑफ 3 एंड इज इक्वल टू ओमेगा इनटू L। मल्टीप्लाई कर दो, मिलेगा 3gl/2। दिस विल बी द velocity of the free end, क्योंकि free end is moving in a circular path of radius L, तो उसका velocity क्या होगा? ओमेगा r। ओमेगा r वाला फॉर्मूला लगा दिए, so you are getting it to be root over 3gl/2। समझ में आ रहा है? आना तो चाहिए, इसमें है ही नहीं कुछ। यस यस यस। सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। 2 कहां से आ गया? ये 2 तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, 2 को भगा दी। अब ये वेलोसिटी हो गया √3gl। यस, मतलब कुछ लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, कुछ लोग डाउनलोड करके खुश हैं। वही तो मैं बताया, द डिफरेंस बिटवीन डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग। प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो, जब तक इंस्टॉल नहीं करते हो काम में नहीं लगता है। सो डाटा मैं जो दे रहा हूं वो डाउनलोडिंग है, यू इंस्टॉल। अब ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। In figure shown, the pulley is a disc of, चलो मास सेम m ले लेते हैं, कैलकुलेशन में क्या, इसको 2m ले लेते हैं थोड़ा डिफरेंट करने के लिए। 2m एंड रेडियस r। Find velocity of block। ये ब्लॉक का वेलोसिटी क्या होगा? When it comes down by distance x। जब ये ब्लॉक x नीचे आ जाएगा उसका वेलोसिटी क्या होगा? और चलो देखते हैं क्या होगा। ये डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r है, ऐसा ऐसा करके दिया है। धीरे धीरे लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ने लगा है भैया, तो कुछ तो करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। हमारे पास तो फंडामेंटल है। क्या फंडामेंटल है? बोला कि ये अगर डिस्क है और ये अगर ऐसे ये
लगा है इधर, मतलब इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट दिस एक्सिस। तो जैसे ही ये ब्लॉक नीचे जाएगा बाय ये डिस्टेंस x, पहले यहाँ पर था, अब वो क्या हुआ, x नीचे आ चुका है। जैसे ही ये x नीचे आ चुका है तो आप क्या कहोगे, जब वो x नीचे आ चुका है, इसका मास था 2m, कुछ पोटेंशियल एनर्जी तो लॉस हुआ है ब्लॉक का, बट जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ गया कहाँ, इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी किसके पास है, विद ऑल मूविंग बॉडीज। ये भी मूव कर रहा है तो इसके पास भी कुछ काइनेटिक एनर्जी, और ये भी तो घूम रहा होगा, इसके पास भी कुछ काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन करेंगे, लेट the velocity of block is v। ठीक है, अगर ब्लॉक का वेलोसिटी v है, सोचो तो ये v स्पीड में जा रहा है तो थ्रेड को भी v स्पीड में खींच रहा है, ये पॉइंट भी v में जा रहा है, ये भी में, ये भी में, ये भी में, ये भी में, ये भी तो v में जा रहा है। अच्छा समझ में आ गया। 10 angular velocity of disk, angular velocity of disk is equal to क्या हो गया, डिस्क का ये एंड घूम रहा है v में, रेडियस इसका r है, तो एंगुलर वेलोसिटी कितना हो गया, is equal to v by r। हाँ चलो ठीक, जब इसका वेलोसिटी v होगा, डिस्क का एंगुलर वेलोसिटी v by r होगा, है नहीं। चलिए और सोचते हैं, और क्या सोचेंगे, जो ब्लॉक नीचे गया, द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। गेन इन काइनेटिक एनर्जी किसका हुआ, ब्लॉक का हुआ क्या, हाँ गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक, प्लस ये भी घूम नहीं रहा था, अब ये घूमने लगा है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना था, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी वाज, ये 2m मास है, x नीचे आया है, 2m gx, और 2m gx का वैल्यू क्या हो गया, गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक कितना हुआ, 2m मास इज मूविंग विद वेलोसिटी v, सो हाफ 2m v स्क्वायर। ये तो सिंपल है क्योंकि लीनियर काइनेटिक एनर्जी है, और डिस्क के पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्योंकि घूम रहा है, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सबके वैल्यू डाला जाए, 2mgx इज इक्वल टू 2 को खा गया mv स्क्वायर, और आप जानते हो कि I क्या होता है डिस्क के लिए, ये सबको मालूम है, बताने की कोई जरूरत नहीं है, हाफ mr स्क्वायर होता है, I का वैल्यू होता है I is half mr स्क्वायर, ये सबको मालूम है। तो I अगर हाफ mr स्क्वायर हो गया तो आप कहोगे क्या, हाफ mr स्क्वायर हो गया 1/4 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, बट व्हाट इज v, v is equal to r ओमेगा, v is equal to r omega, so it is half mv, sorry, it is coming out to be mv square plus 1/4 mv square। why so, because v is equal to r omega। अभी तो हम थोड़ी देर पहले देख चुके हैं कैसे हुआ, सर तो रोल नहीं कर, अरे रोल नहीं कर रहा तो क्या हुआ, फिर भी तो देख लेना हम लोग, v is equal to r omega हो रहा है। अगर इसका वेलोसिटी v है, इसका 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 v तो v है, अब डिस्क का ये वाला पॉइंट अगर v में जा रहा है, उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है, हाँ v by r। चलो समझ में आ गया, तो चलो सिंपलीफाई करते हैं, क्या मिला, 2mgx और ये जोड़ो तो 5/4 mv स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 mv स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2mgx। भी निकालना था, क्या फर्क पड़ता है, भी निकल गया भी इज इक्वल टू 8gx/5 का रूट ओवर
v is equal to 8gh/5 का रूट ओवर। ठीक है, बस ये क्वेश्चन को देख लीजिए। ए thread is wound on a disc. A thread is wound on a disc. ठीक है, as shown। चलो, मास डिस्क का दिया हुआ है, रेडियस इसका आर है, सब कुछ क्यों लिखाएंगे हम, देखने से ही समझ में आ रहा है। इफ the disc is allowed to fall, find velocity of disc after it falls a distance x. Hence find out एक्सीलरेशन ऑफ डिस्क। लेकिन हम लोग एक्सीलरेशन ऑफ डिस्क पहले कल या परसों का कोई एक क्वेश्चन में हम लोग निकाल दिए थे। एक्सीलरेशन क्या होगा जब ये गिरेगा, घूमते घूमते गिरेगा, अल्फा निकाल रहे थे। हाँ, कल ही तो किए थे। तो हम लोग एक्सीलरेशन प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी निकालो और उसमें से एक्सीलरेशन निकालो। निकाल देंगे, जैसा बोलेगा वैसे निकाल देंगे। हमको किस चीज का डर है, हमको तो सब समझ में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को हजम करते हैं। क्या कहता है ये देखते हैं। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि जब ये x डिस्टेंस गिरेगा, यहाँ पर आ जाएगा, तब तो कुछ हाल ऐसा रहेगा, तब उसका वेलोसिटी क्या होगा, ऐसे पूछा है ना। चलिए ठीक है, तो जब ये गिरेगा देयर विल बी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कहेंगे सॉल्यूशन इज सो सिंपल, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसका पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बनेगा। कौन सा काइनेटिक एनर्जी है उसके पास, लीनियर, रोटेशनल और रोलिंग। प्रीवियस क्लास समझ चुके हैं। अब ये घूम घूम के गिरेगा, घूम घूम के गिरेगा, एंड दिस पॉइंट इज नॉट मूविंग, इट इज एज गुड एज ए रोलिंग मोशन। तो क्या कहेंगे, डिस्क रोल्स डाउन, ठीक है ना। तो हम कहेंगे गेन इन रोलिंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। आपको देखना है कि कौन सा एनर्जी लॉस हो रहा है यहाँ और कौन सा एनर्जी गेन हो रहा है। यू मस्ट बी एबल टू रिकॉग्नाइज द एनर्जी एज लीनियर काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसरोटेशनल। इसलिए आपको पहला क्लास में ही मैं क्लियर कर दिया था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन। कोई बॉडी को मैं दो सरफेस पे मूव करवाया था, ये पेन इसी सरफेस पे ऐसे जा रहा है, इट इज लीनियर। ये पेन इसी सरफेस पे ऐसे जा रहा है, इट इज रोटेशनल, ये लीनियर। क्योंकि किसी भी समय में हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बराबर है। इसमें किसी भी समय में हर एक पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी बराबर है। फिर एंगुलर वेलोसिटी सेम, इट इज रोटेशनल मोशन। फिर लीनियर वेलोसिटी सेम, ये जितना एंगुलर वेलोसिटी में जा रहा है ये उतने में जा रहा है। मतलब किसी भी इंस्टेंट में हर एक पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी बराबर है, इसमें हर एक पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी बराबर है ना। तो आपको फिगर देख के समझ में आना चाहिए। ये सबसे बड़ा मुश्किल चीज है, काफी केसेस में लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि द बॉडी इज अंडरगोइंग लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, यहाँ पर तो दोनों है, घूम भी रहा है, नीचे भी आ रहा है। तो ठीक है, कोई डिस्क रोल कर रहा है, अगर उसका वेलोसिटी दी है तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mv² बीटा रोलिंग काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू कितना पोटेंशियल एनर्जी लॉस किया है, ओ तो x नीचे आया है। अच्छा, x नीचे आया है तो m तो गया। और बीटा फॉर डिस्क ये सबको मालूम है 1 + I/mr² होता है। I होता है डिस्क के लिए हाफ mr², सो इट इज 3/2, सो बीटा इज 3/2। तो
तो क्या मिला 3v² बाई 4 इज इक्वल टू gx और v क्या मिल जाएगा 4gx बाई 3 का। हाँ हमें वेलोसिटी मिल गया, वेलोसिटी मिल गया, वेलोसिटी मिल गया। जब ये x गिरा होगा वेलोसिटी ये है। पहला पार्ट खत्म। दूसरा पार्ट में पूछा है हेंस फाइंड आउट द एक्सीलरेशन ऑफ डिस्क। एक्सीलरेशन पता करना है, एक्सीलरेशन पता करना है। पहले तो हम लोग कुछ टॉर्क और लेके किए थे लास्ट क्लास में, सिमिलर क्वेश्चन किए। नाउ विल सी फाइंडिंग एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे? आप जानते हो कि एक्सीलरेशन इज dv/dt, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। आप चाहो तो थोड़ा इसको प्यार से ऐसे लिख सकते हो dv/dx इंटू dx/dt। हाँ सर ये तो मालूम है, बट dx/dt क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया v, सो इट कम्स आउट टू बी v dv/dx। एक्सीलरेशन कैन आल्सो बी रिटन लाइक दिस v dv/dx। ठीक है ना, v dv/dx। समझ में आ गया? अब यहाँ पर हियर व्हाट इज v इज √ओवर ऑफ 4g/3, इसको छोड़ो, इंटू √ओवर ऑफ x। तो dv/dx क्या होगा भाई? dv/dx क्या होगा? ये तो कांस्टेंट है 4g/3 √x मतलब x टू द पावर हाफ, √x मतलब x टू द पावर हाफ। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता था? n x टू द पावर n-1। ये हो जाएगा हाफ x टू द पावर हाफ -1, दैट इज √ओवर ऑफ 4g/3 into 1/2 x टू द पावर -हाफ इज 1/√x। हाँ 1/2√x, ये हो गया dv/dx। लेकिन हमें तो एक्सीलरेशन चाहिए, वो कैसे निकलेगा? एक्सीलरेशन इज v dv/dx। v मालूम है कितना था? √ओवर ऑफ 4g/3 इंटू √x, ये था v। dv/dx क्या था? √ओवर ऑफ 4g/3 इंटू 1/2√x। हाँ ये हो गया एक्सीलरेशन। काट पीट के छोटा हो गया ना, √ओवर ऑफ 4g/3 इंटू √ओवर ऑफ 4g/3 हो गया 4g/3 डिवाइड बाय 2 इज कमिंग आउट टू बी कितना आ गया आंसर? 2g/3। देख लो प्रीवियस क्लास में भी वही एक्सीलरेशन निकला था, है कि नहीं? थोड़ा टेढ़ा है पर मेरा है, छोड़ नहीं सकते। फिजिक्स में डरना मना है, लगे रहो, डर के आगे जीत है। सो डोंट बी अफ्रेड, हम तुम्हारे साथ हैं। वो क्या है नारा देते हैं ना आजकल, बच्चों तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, है ना? एंजॉयड।